Members, those who want to lay their written speech, they may give it at the table of the House. Shri Nishikant Dubey. बोलने की इजाजत मांग रहा हूं सर। चलिए बोलिए। धन्यवाद सभापति महोदय। जब शशि थरूर साहब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छी बातें कहेंगे। जिस तरह से देश का माहौल है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने जो कहा कि ये पॉवर्टी को ख़त्म करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगा, हमारी कंट्री को आगे ले जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो उसके लिए कोई नया रास्ता इनको दिखाई पड़ रहा होगा इस मंत्रालय में, इस सरकार में, या इनका जो अनुभव है पूरे दुनिया का उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और मुझे निराशा हुई, क्योंकि जब मैं डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स कॉमर्स को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि देश के माहौल के हिसाब से ही ये डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स है। और मैं हमेशा इस कांग्रेस के बारे में कहता हूं, एक कहानी बड़ी अच्छी थी, लखनऊ की कहानी थी कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। ठीक वही स्थिति इस सरकार की है और इस मंत्रालय की है। और क्या है? स्कैम है। स्कैम के बारे में चारों तरफ चर्चा हो गई। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे चर्चा करते हुए मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता। करप्शन है, स्कैम है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बारे में इस पूरे डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है, कोई भी चीज नहीं दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? आंकड़ों की बाजीगरी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यदि आप डाटा देखेंगे तो मंत्रालय ने अपने एक्सपोर्ट को जो है बढ़ा दिया, कहा कि कंप्यूटर की गलती है और इसको जो है फिर हमने ये कर दिया। ये जवाब देते हुए मंत्री जी कहेंगे। लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। जब भी इस देश में कोई चीज दिखाई देती है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को कि इससे जो है हमारा ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा सकता है, इससे इन्फ्लेशन का डाटा हम कम कर सकते हैं, इससे जनता को गुमराह कर सकते हैं, तो पूरे आंकड़ों की बाजीगरी ये मंत्रालय देता है। और इससे आम जनता कहां है, आम जनता कैसे परेशान हो रही है, वो आपको आश्चर्यजनक ढंग से दिखाई पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए महंगाई में यदि प्रोडक्शन देखें 2009 में, तो उससे ज्यादा कहते हैं कि राइस का प्रोडक्शन हो गया, उससे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन हो गया, उससे ज्यादा पल्स का प्रोडक्शन हो गया, उससे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो गया, और ओनियन का प्रोडक्शन हो गया, पोटैटो का प्रोडक्शन हो गया। सब चीज आप बताएंगे कि 2009 एक बेस है, क्योंकि उसी वक्त आप सरकार में आए थे। और उसको आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, जीडीपी के सेंस में कहेंगे, देश के सेंस में कहेंगे, डाटा के सेंस में कहेंगे। आप रुपया के सेंस में मुझे बताइए कि 2009 में चावल का दाम कितना था, दाल का दाम कितना था, चीनी का दाम कितना था, आलू का दाम कितना था, प्याज का दाम कितना था, रुपया के सेंस में बताइए। और उस वक्त पॉपुलेशन कितना था और आज कितना है। यदि इसी का आप डाटा बता देंगे तो मुझे लगेगा कि इस देश के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि यह अन्याय है। आप डाटा में नहीं ले जाइए, जीडीपी कोई नहीं खाता है, परसेंटेज कोई नहीं खाता है। और यदि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो क्या कारण है कि महंगाई बढ़ी है, यह आपको आम जनता को जवाब देना चाहिए। और अभी एक गैलप की एक स्टडी आई है कि 40% जो मिडिल क्लास है, 40% जो लोग हैं, 40% जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सरकार बुरी नजर आती है। और उनका जो फील गुड है, ठीक है कि हमने इंडिया साइनिंग किया, फील गुड हम बड़ी उसकी चर्चा करते रहे, लेकिन आपकी सरकार का भी वही दुर्दिन आ रहा है कि फील गुड जो है 40% लोगों का समाप्त हो गया है। उसके लिए आपके मंत्रालय को सोचना चाहिए। लेकिन आप इसके लिए क्या करते हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। आप क्या करें कि हम जो है अपना जो 3% का जो आप पूरी दुनिया में जो आपका वैल्यू है, मार्केटिंग का जो वैल्यू है या कॉमर्स का जो ट्रेड का वैल्यू है 3%, उसको आप 4% बढ़ाना चाहते हैं। अभी सैदुल हक साहब बता रहे थे कि 2020 का एक टारगेट है आपका, 2014 का एक टारगेट है। मंत्रालय ने एक स्ट्रेटेजी पेपर भी बना लिया है। आप उसमें से क्या क्या करना चाहते हैं? अभी आपने बोलते हुए कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पर जो है आप पाकिस्तान को इंक्लूड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा करिए। क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान आपके यहां आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, पाकिस्तान आपके यहां आतंकवाद बढ़ा रहा है, पाकिस्तान आपके लिए कश्मीर के प्रॉब्लम के अलावा कोई दूसरे चीज समझने को तैयार नहीं है।
और आप सुनिए, आप मंत्री होकर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जब जवाब देने के लिए होंगे तब जवाब दीजिएगा। मैं अपनी बात बोलूंगा, आप अपनी बात बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा है वाणिज्य और उद्योग के ऊपर। बात की जा रही है उत्पादन के बारे में, महंगाई के बारे में, जो वित्त मंत्रालय का कोष है, वाणिज्य और उद्योग का कोष नहीं है। तो मैं तो केवल आपके अनुमति से हमारे सांसद महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाणिज्य और उद्योग के ऊपर जरूर चर्चा करें। हम जरूर सुनना चाहेंगे और हर एक पॉइंट को हम नोट करना चाहेंगे। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है आप बना रहे हैं कि मैं बना रहा हूं? सभापति महोदय करना चाहूं, अगर मुझे अनुमति दें सांसद महोदय, कि एमएफएन की स्टेटस की बात की गई है। एमएफएन की स्टेटस पाकिस्तान को 1996 में दी गई थी, डब्ल्यूटीओ के समय में, अभी नहीं। पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन की स्टेटस दी है अभी। तो अपने फैक्ट्स को जरूर लेके आए, तब हम जरूर सुनेंगे। ठीक, बोले। हमने व्यापार नहीं किया और आपको स्टेटस दे दिया, बहुत बढ़िया किया। चाइना के साथ अभी आपने कहा डेफिसिट है, 12% हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 23% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़ रहा है दुनिया में। और क्या हो रहा है? S&P आपकी क्रेडिट घटा रही है, और केवल वही नहीं घटा रही। आप कहिएगा कि ऐसे ही मूडी कुछ करते रहता है, S&P कुछ करते रहता है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि आपकी क्रेडिट कम होगी और आपका जो डेवलपमेंट, आपने जो 7%, 8%, 9% का टारगेट रखा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि 6.3% से लेकर 6.8% यदि हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात होगी। ये वर्ल्ड बैंक का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कह रहा है। इसके बाद आपके मंत्रालय में मैं कह रहा हूं कि ब्लैक मनी के बारे में कहा जाता है कि ये जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं ये ब्लैक मनी ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है। उसके लिए आपने कितने इंपोर्टर को पनिश किया है, कितने एक्सपोर्टर को पनिश किया है, या आपके मंत्रालय में इस तरह के कंट्रोल करने का कोई सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, उसके बारे में ये बजट कहां कुछ बोल रहा है? मैं कह रहा हूं, जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप दिखा रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहां है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। आपने खुद ही, शशि थरूर साहब, आपने बोलते हुए कहा कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कहा कि यूरोजोन का क्राइसिस है, तो एक मंत्रालय ने अप्रोच पेपर बनाया। उसने कहा कि लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे, अफ्रीका के साथ व्यापार करेंगे, सार्क कंट्री के साथ व्यापार करेंगे, आसियान के साथ व्यापार करेंगे। उसका क्या प्रतिफल है? और उसमें से आप ट्रेड डेफिसिट को कैसे खत्म कर रहे हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, आप दोनों बोल चुके हैं कि किस तरह से 185 अरब डॉलर का ये नुकसान है। और आप एक नई पॉलिसी के साथ आना चाहते हैं कि इन सबों को यदि ठीक करना है तो इस देश में जो सब्सिडी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस देश में जो सब्सिडी है और 3F जो है, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड और सोशल सिक्योरिटी, इसमें से आप जो है सब्सिडी घटा देना चाहते हैं। ये आपकी नीति नहीं है। और आपने अभी बोलते हुए कहा कि हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो यूएस में जो सब्सिडी है, यूके में सब्सिडी है, या अन्य कंट्री में जो सब्सिडी है, उससे मुकाबला करना पड़ता है, और वो मुकाबला बिलियन में है। जितना बड़ा हमारा बजट नहीं होगा वो बिलियंस में है। और आप जो है हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसके बारे में आपका कोई ध्यान नहीं है, और आप जो है गरीबों को और भी गरीब कर देना चाहते हैं। और यदि आप इस सब्सिडी को खत्म करेंगे तो 95 में, जिस तरह से 96 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है टैग लग गया पाकिस्तान के साथ, अब आपको दे दिया, बड़ा अच्छा, खुशी का बात है, आप इसी में खुश रहिए। उसी तरह से घाना में 1995 में क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल करना चाहिए था। और यदि घाना का कोई उदाहरण आपके सामने हो, नामीबिया का कोई उदाहरण आपके सामने हो, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि सब्सिडी यदि आप घटाते हैं तो टैक्स के रिजीम को आप क्या करेंगे। एक नियम है पूरी दुनिया का कि यदि सब्सिडी आप घटाते हैं तो मान लीजिए टैक्स आज 30% पर है, तो क्या उसको 15% पर ले आएंगे? क्या उसको 10% पर ले आएंगे? क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं तो वो उसी सब्सिडी को कंपनसेट करने के लिए देते हैं। तो आपके पास कौन से विचार हैं, कौन सी चीजें हैं, ये आपको बताना चाहिए। नहीं तो ये अमेरिका परस्त जो नीतियां हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने बोलते हुए, लेबर के बारे में बोलते हुए जो है एक बड़ी बात बोल दी। ये मुझे पता है कि ये कांग्रेस का, क्योंकि आम आदमी के साथ हैं, कि यदि हम प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, हम प्रोटेक्शन देते हैं अपने यहां लेबर को, अनएम्प्लॉयमेंट को,
और इसीलिए नरेगा जैसे कानून आप लेकर आए हैं, लेकिन वो कहते हैं लेबर लॉ चेंज कर देने के लिए। लेबर लॉ चेंज होता है, रिट्रेंचमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये जो नीतियां अमेरिका परस्त नीतियां हैं, ये देश को कहां ले जाएंगी, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। एक बड़ा अच्छा अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब देते हुए माननीय कॉमर्स मिनिस्टर की बहुत बड़ाई की और कहा कि यूरोजोन का जो क्राइसिस है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा बढ़िया ढंग से उसको निपट रहे हैं और वो यूरोपियन मार्केट से जो है अपना शिफ्ट कर रहे हैं, व्यापार को दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा और उन्होंने पहली लाइन शुरू की कि उन्होंने कहा कि the budget was presented in the first glimmer of hope, but reality turned out to be different. The sovereign debt crisis in the Eurozone intensified. Political turmoil in Middle East injected widespread uncertainty. Crude oil prices rose. An earthquake struck Japan. The overall gloom refused to lift it. और मैंने 22 तारीख को बोलते हुए इसी सदन में कहा कि आप जिस यूरोजोन क्राइसिस की बात कर रहे हैं वो यूरोजोन क्राइसिस है ही नहीं। आप पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, आप इटली की बात कर रहे हैं, आप ग्रीस की बात कर रहे हैं, स्पेन की बात कर रहे हैं। टोटल 2% से ज्यादा ना इंपोर्ट है आपका ना एक्सपोर्ट है आपका। इस पूरे यूरोप में इस 2% से ज्यादा ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है और कोई यूरोजोन क्राइसिस नहीं है। जैसे कि पहले कहीं बम विस्फोट हो जाता था तो लोगों को लगता था कि आईएसआई ही बम विस्फोट कर रहा है। अब आपको अपनी गलती नाकामी छुपाने के लिए आप यूरोजोन का सहारा ले रहे हैं और मेरी बात सही हुई। 19 अप्रैल को एफएम गए वाशिंगटन और उन्होंने यह बयान दिया। बयान क्या दे रहे हैं कि इवन एज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस कंटिन्यू टू लिंगर इन मेनी एडवांस्ड इकोनॉमीज, स्लीपिंग राइजिंग sovereign debt in the absence of quick return to trend growth is making market nervous. Although action by Eurozone countries and the ECB have stabilized the situation and calmed the market somewhat, the underlying structural problems remains and downside risk remain significant as manifest in the recent movements of bond yields. यदि एफएम ने अपना भाषण देते हुए ये बात कहा कि यूरोजोन का क्राइसिस है, तो 19 अप्रैल को अचानक यूरोजोन की क्राइसिस कहां खत्म हुई और इसको क्या कहते हैं? सरकार के चीजों में मिसमैनेजमेंट है। आपको आपके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और आप बिना जानकारी के कोई भी चीज इस पार्लियामेंट में बोलकर पार्लियामेंट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इस कारण से आपका जो ये मंत्रालय है, एक जो कहावत है कि काली गाय का अलग बथान, उसी हिसाब से वेरी सीरियस साहब उसका कारण यह है कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जा रहा है। इस बजट में आपने क्या देखा है? एसईजेड में जो अभी बात करते हुए एसईजेड की आप बात कर रहे थे कि 235 जो है 235 एसईजेड की हालत बहुत खराब है। 154 जो है चल रहा है जो हमने दिया है लोगों को। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको आश्चर्य होगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं 583 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 150 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं अपने देश में, केवल साथ ही समय पर चल रहे हैं और जितने हैं वो सभी जो है पीछे चल रहे हैं। आप कहां से पैसा लाइएगा? एफआईआई जो है वो आपसे रोज मार्केट नीचे जा रहा है, रोज मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप रोज अपनी पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रोज बदल रही है। एफआईआई का क्या हालचाल है? इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक ट्रेड इंबैलेंस हो रहा है, इसके बारे में आपका मंत्रालय क्या सोच रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपका मंत्रालय क्या सोच रहा है? जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार नीचे जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व लगातार नीचे जा रहा है और एक्सचेंज रेट जो है, जो 40 रुपया पर आपने मार्क किया था, वो आज 53 रुपये, 54 रुपये, 55 पैसे पर जा रहा है, 55 रुपये पर जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व। और यदि आरबीआई इंटरवीन करेगी इसमें तो जितना भी आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो सब अमेरिका के हत्थे चले जाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन आप इस तरह से किस तरह से इस पॉलिसी को बनाइएगा? और आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट क्या है? यदि इसी जीडीपी के सेंस में बात करें तो कर्जा बढ़ाकर जो दर्जा कर रहे हैं, रोज पीठ थपथपा रहे हैं। एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 10 लाख करोड़ का बजट हो गया, एक दिन कहे कि 14 लाख करोड़ का बजट हो गया। 80% ऑफ जीडीपी जो है वो आपकी कर्ज में चल रही है।
कर्ज में चल रही है, वो आपके मंत्रालय का काम है कि कहां से पैसा लाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे। फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई विषय नहीं है, कोई ये चीज नहीं है। और आईएलओ की रिपोर्ट क्या कर रही है कि आपके यहां एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। जो आपने अभी बात करते हुए कहा कि अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, वो कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है, आपके यहां एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। और इसके बाद जो कुछ सेक्टर है, 13 बेसिक सेक्टर हैं। कोल का क्या हालत है? कोल आपको कोल इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और आपको इंपोर्ट करना है, नहीं तो ये जितने पावर प्लांट आपने मैनेज कर रखे हैं वो कुछ नहीं होगा। सीमेंट सेक्टर का क्या हाल है? सीमेंट सेक्टर 40% 50% पर चल रहा है, आधा सीमेंट सेक्टर बंद है। स्टील सेक्टर का क्या हाल है? स्टील सेक्टर का भी वही हाल है, 40% 50% पर चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हालचाल है? एक समय था कि 6 रुपए पर मर्चेंट पावर मिलता था, आज इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाला 3 रुपए 3.5 रुपए में कोई आदमी आपको नहीं नजर आ रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर का क्या हाल है? ऑयल एंड गैस का क्या हाल है? और ऑयल एंड गैस में यदि आपको लगता है, जिस तरह से माननीय शशि थरूर साहब कह रहे थे कि ऑयल एंड गैस में जो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, जिसके कारण कि डेफिसिट बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो रहा है, तो आपने इस क्राइसिस को कब पहचाना? और यदि पहचाना तो आपके पास उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आपने दूसरे देशों के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया, या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, या आपने यहां स्टोरेज कैपेसिटी ऐसी बनाई कि जिससे 6 महीने साल भर का जो है ऑयल एंड गैस हमको मिलता रहेगा? 120 करोड़ के देश में आप किस तरह से फैलाना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके बारे में ये पूरा मंत्रालय मुझे कहीं नजर नहीं आता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि हम 2020 तक जो है 2180 बिलियन जो है ले जाएंगे अपने ये को। क्या हाल है? उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है कि ना राधा को नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पोर्ट में आपको कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ चाहिए। आपको रोड में कितना चाहिए? 7 लाख करोड़ रुपए चाहिए। आपको रेलवे में कितना चाहिए? 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए। आपको एयरपोर्ट में उसकी 2.5 गुना कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। एयरपोर्ट का क्या खबर है? पावर में आपको 4 लाख करोड़ चाहिए। इनलैंड वाटरवेज में आपको 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए। क्या इतना पैसा है आपके पास? और यदि पैसा नहीं है तो इस तरह के जो मुंगेरी लाल के आप हसीन सपने दिखा रहे हैं, इस देश को दिखाना बंद करना चाहिए आपको। इसके बाद आप कहां कहां एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या क्या चीजें हैं जहां से इस देश को एक्सपोर्ट हो सकता है? इंजीनियरिंग गुड्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात प्रोफेसर सैदुल हक कर रहे थे। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का क्या हालचाल है? आप जेम्स एंड ज्वेलरी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर जो है बराबर परेशान हो रहा है, उस पर टैक्स भी लाद दिया माननीय वित्त मंत्री जी ने। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और आयरन ओर के लिए आप क्या कर रहे हैं? पूरी स्टैंडिंग कमेटी से पूरा देश भर ये कह रहा है, अभी चर्चा करते हुए कहा कि आयरन ओर में जो है आप फिनिश्ड प्रोडक्ट को आगे बढ़ाइए, आप फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिए, आप यहां कंपनी स्थापित करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपका मंत्रालय चाहता है कि आयरन ओर हम एक्सपोर्ट करें, और उसके लिए आपने क्या लाया कि वो कह रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसकी बात की माननीय शशि थरूर साहब कह रहे थे, उसमें जापान चूंकि मदद कर रहा है, जापान मदद कर रहा है, तो हमको आयरन ओर एक्सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया में कहीं कोई आयरन एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, आयरन ओर को। चाइना नहीं कर रहा है, यूएस नहीं कर रहा है, यूके नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप को अस्थिर रखने का प्रयास कर रहा है। वो जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो अब चाह रहा है अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है, और आपके पास कैपेसिटी कम है, फिर भी आप आयरन ओर को जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? और आयरन ओर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी आप जल्दबाजी करते हैं, उतना किसानों के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं करते हैं। अभी कॉटन का आपको पता है कि कॉटन कितना बड़ा सवाल है। ओनियन जो है सड़ गया, पोटैटो जो है वो सड़ गया, और आपने लगातार 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कभी उसको बैन कर दिया और कभी जो है उसको छोड़ दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसानों से मतलब नहीं है, गरीबों से मतलब नहीं है, लेकिन आयरन ओर एक्सपोर्ट होना चाहिए। उस लॉबी के साथ मिलकर, जापान सरकार के साथ मिलकर आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके बाद आप एक्सपोर्ट किसका किसका करते हैं, इंपोर्ट किसका किसका करते हैं? जहां की आपको पल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, पल्स का प्रोडक्शन
केवल 0.3% बढ़ पाया है। एडिबल ऑयल्स जो है वो आप इंपोर्ट करते हैं, उसके बारे में आपका क्या है कि एडिबल ऑयल्स जो है लोगों को मिले। इसके बाद फर्टिलाइजर, क्योंकि जब तक ये किसान है, जब तक 120 करोड़ लोग हैं, उसके फर्टिलाइजर के लिए आपके पास क्या आपने नियम बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात आप कर रहे थे, पूरी चाइना ने पूरी टॉय मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। चाइना के साथ चोरी छिपे व्यापार हो रहा है, बाजार हो रहा है। यहां की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए आपने क्या किया है। कोल के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, कोल यदि इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। और पेट्रोल के लिए मैंने कहा कि उसके लिए सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अब आइए, जो माननीय शशि थरूर साहब ने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट छेड़ा, मैं आपको बताऊं कि 1700 ईस्वी में हमारा व्यापार 23%, हमारा और यूरोप का व्यापार दुनिया में बराबर था। और इसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1952 में, उस वक्त भी हमारा जो परसेंटेज था उसमें 3.8% था, और आज वो 3%। इसीलिए इसका लिबरलाइजेशन से, प्री लिबरलाइजेशन से, कॉलोनलाइजेशन से किसी से मतलब नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इस देश की जो हालत है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जब वित्त मंत्री थे 1991 में, उनका बड़ा फेमस भाषण है, बड़ा फेमस कोट है, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं। कोट, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप an idea whose time has come. I suggest to this august house that the emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea. Let the whole world hear clear and loudly, India is now awake, we shall prevail, we shall overcome. क्या हालत है? 1991 में हालत यह था कि हमको सोना अपना गिरवी रखना पड़ रहा था इस देश को चलाने के लिए। और जिस तरह से फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले 2, 4, 5 साल में वही सोना बेचना पड़ेगा, वही सोना गिरवी करना पड़ेगा, जिसके लिए आप महिलाओं को बड़ा दोष दे रहे थे कि वो जो है बड़ी इंपोर्ट कर रही हैं और इसके कारण जो है हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। क्या ये देश के हालात इस तरह से नहीं है? और इसके बारे में आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? IMF हो, आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, और जो फोरम है G20 है, G8 है, सार्क है, एशियन है, सारी क्रेडिट एजेंसी है, वो बराबर कह रही है कि जो हालत है इंडिया का, इन्फ्लेशन का जो हालत है, करप्शन का जो हालत है, प्राइस राइज का जो हालत है, इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है, यदि यही हालत रहे तो इंडिया की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जाएगी। और यही कारण है कि डॉलर के बारे में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कोई अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही है। इकोनॉमी 1%, 2% से बढ़ती है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो कारण है, इसके बारे में आप कहां तक चिंतित हैं? इसके बाद एक सरकार की आदत है, जैसे मैंने बोला ना, ये सुनते हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। दिसंबर 2011 में इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ इस दिल्ली के अंदर। 400 लोग आए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कराया। US, UK, एशियन, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, जितने जगह के इकोनॉमिस्ट थे वो सब आए। उन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिया? उन्होंने भारत के दृष्टि से क्या कहा? उन्होंने कहा कि साउथ साउथ ट्रेड को बढ़ाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल गुड्स में करिए, कैपिटल फॉर्मेशन में करिए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन में करिए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। चौथा बात उन्होंने कहा कि अपना जो एजुकेशन है उस एजुकेशन सिस्टम को आप स्ट्रेंथन करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एसेट क्रिएशन करिए, हेल्थ में और इंश्योरेंस सेक्टर में जो है अपने आप को स्ट्रेंथन करिए। क्या इस बजट में कोई ऐसा विषय दिखाई देता है? पूरे देश भर के लोगों को आपने क्या बुलाया, क्यों बुलाया, और उसके बारे में जो उन्होंने आपको बताया, उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने क्या किया? आपका क्या हालत है आपके डिपार्टमेंट का कि एक्सपोर्ट का फिगर, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे बड़े परेशान हो रहे हैं
सभापति महोदय, मंत्री महोदय, जो जूनियर मंत्री महोदय, स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि एक्सपोर्ट फिगर को ठीक करिए। ये अभी रिपोर्ट आया है, वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट फिगर को ठीक करिए। अभी की स्टैंडिंग कमेटी का भी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर जो उन्होंने अपना दिया है, कह रहे हैं कि उसको ठीक करिए। हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट सेक्टर जो है आपका डाउन जा रहा है। और कारपेट सेक्टर क्यों डाउन जा रहा है? आप जो है लेफ्ट मतलब पूरा वेस्ट के इशारे से आप उसको चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एग्जैक्रेट करके बताते हैं, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, यदि सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेट खेलता है तो आप उसको कहते हैं कोई चाइल्ड लेबर है। कोई कुश्ती करता है तो उसको कहते हैं चाइल्ड लेबर है। तो स्किल जो है, स्किल यदि उसके बाप के अंदर है और यदि बाप को, माँ को, बाप को कोई यदि सपोर्ट करता है, सहयोग करता है और उससे यदि कालीन बहुत अच्छा बनता है, हैंडीक्राफ्ट यदि बहुत बनता है। उस दिन मेनका जी बहुत अच्छा सजेशन दे रही थी और मेनका जी सजेशन देते हुए कह रही थी कि आप बचपन से ही क्लास 1 से क्लास 2 से ही क्यों नहीं इस तरह का स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेस स्टार्ट करते हैं, जिससे चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, इस तरह की इंडस्ट्री आगे बढ़ जाएगी। और ये जो हनुमान कूद है, हनुमान कूद क्या है कि अचानक जो है किसी व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं कि वो ग्रेजुएट हो जाए, वो आईए पढ़ ले, वो बीए पढ़ ले और उसके बाद वो कारपेट बिनने लगे, वो हैंडीक्राफ्ट कराने लगे, वो बुनकर का काम करने लगे। ये जो हनुमान कूद है, इसको हनुमान कूद को रखने के लिए आप क्या नियम बना रहे हैं? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप जो कह रहे थे कि जो फोकस मार्केट स्कीम है उसके बारे में आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या कर रहे हैं? फोकस प्रोडक्ट शेयर जो है इसके बारे में फॉरेन ट्रेड में आप कहां तक आ रहे हैं? जो मार्केट लिंक्ड फोकस है आपके मंत्रालय का, वो कहां नजर आ रहा है? और इसके बाद जो ईपीसीजी स्कीम है इसके बारे में मंत्रालय क्या सोच रही है? मंत्रालय स्टैंडिंग कमेटी ने एक और चीज कहा आपको, ईडीआई का सिस्टम बड़ा जोर शोर से आप चला रहे हैं, ईडीआई का सिस्टम, और वो पिछले 5 साल से चल रहा है, पता नहीं और कब तक चलेगा। और उसमें जो कनेक्टिविटी आपकी होनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, कस्टम के साथ, डीजीएफटी के साथ, एयरलाइंस के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, इंपोर्टर के साथ, वो कब तक में आप कितने टाइम बाउंड में, क्योंकि उसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, उस ईडीआई स्कीम को कब तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? कई एक लोगों ने एसआईडी स्कीम के बारे में, सैदुल हक साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस, जो यहां एक्सपोर्टर हैं वो जो परेशान होते हैं, कई एक जगह जो है उनको बिल नहीं मिलता है, चीजें नहीं मिलती हैं। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस के बारे में इस मंत्रालय का क्या सोच है? एपेडा के बारे में सारे लोग बोल चुके हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कई एक चीजों से शुरू करी, उसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी एक बड़ा चीज था और वो 2003 में वो स्कीम स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट हुआ टी के लिए, रबर के लिए, कॉफी के लिए, टोबैको के लिए। आप बड़े बड़े बोर्ड बना रहे हैं, स्पाइस बोर्ड बना रहे हैं, माननीय मंत्री जी, जहां चाहते हैं आप स्पाइस बोर्ड ले जाते हैं। गुना में ले गए हैं, ग्वालियर में ले गए हैं, आपको झारखंड नहीं नजर आएगा, आपको उड़ीसा नहीं नजर आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी की बात कम सुनी जाती है यहाँ। लेकिन पिछले 10 साल में ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो फार्मर्स के लिए था, उसका क्या है? 6 महीने से हालत यह है कि एक भी आदमी आपके पास नहीं आया है और उसमें सबसे बुरी स्थिति टोबैको इंडस्ट्री की है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में इस सरकार का क्या नजरिया है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात की आपने, बहुत अच्छी पॉलिसी है, हम बड़ा स्वागत करते हैं। कहां लगा रहे हैं आप? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। जो राज्य विकसित है, जो एरिया विकसित है, आपने कभी भी गरीब, बैकवर्ड, पिछड़े एरिया के बारे में सोचने के बारे में आपने प्रयास किया? इसके बाद पैकेज जो है स्टैंडिंग कमेटी ने, इसके बाद जो पैकेज है स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ पैकेज के बारे में कहा है कि जो पैकेज जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, उत्तराखंड में दे रहे हैं, वो आप कंटिन्यू करते रहिए। और उसके अलावा बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया है, इसमें आपको पैकेज देना चाहिए। मैं जिस एरिया संथालपरगना से आता हूं, वहां 70 से 75% लोग जो है बेरोजगार हैं, गरीब हैं। क्या इसके बारे में इस सरकार का कोई आइडिया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है, एनआईडी जो कि इन सारे चीजों को, स्किल डेवलपमेंट को आपके बढ़ाएगा, एनआईडी की कितनी शाखाएं आप बढ़ा रहे हैं? एनपीसी के बारे में इस सरकार का क्या
मानना है। और इसके बाद में 3 चीजों पर आना चाहूंगा जो आपके दिल के बहुत करीब है। एफडीआई, सब चीज का इलाज जो है एफडीआई। कोई भी चीज हो जाएगा एफडीआई आ जाएगा। और एफडीआई मल्टी ब्रांड में क्या हुआ? एफडीआई अभी कहां नहीं है? मल्टी ब्रांड में नहीं है, लॉटरी बिजनेस में नहीं है, गैम्बलिंग में नहीं है, चिट फंड्स में नहीं है, निधि कंपनी में नहीं है, ट्रेडिंग में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स और एक्टिविटी सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये सब में एफडीआई जो है अभी नहीं है। आप एफडीआई कहां लेकर आए हैं? आप एफडीआई जो है आपके पास एग्रीकल्चर में है, आपके पास टी प्लांटेशन में है, माइनिंग में है, कोल में है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में है, डिफेंस में है, प्रिंट में है, एयरपोर्ट में है। अब आप एविएशन में लाने की उसको बात कर रहे हैं, जो सेक्टर जो है डाउन जा रहा है तो आप उसमें ला रहे हैं। आईटी पार्क में है, ट्रेडिंग में है, बैंकिंग में है, सिंगल ब्रांड रिटेल में है। इसका क्या इंपैक्ट हुआ है? क्या आपने इसके बारे में कोई असेसमेंट किया है? और बिना असेसमेंट किए हुए नया एफडीआई खोलने की आप बात कर रहे हैं। एविएशन सेक्टर यदि डाउन जा रहा है, वो क्यों डाउन गया, किसके कारण डाउन गया? प्राइवेट से लेके पब्लिक सेक्टर तक के एविएशन सेक्टर डाउन हो रहे हैं। एयरपोर्ट में कितने एयरपोर्ट बनाए हैं, जिस तरह से प्राइवेट एयरपोर्ट बने हैं उसमें किस तरह का फंडिंग हुआ है, किस तरह की चीजें हुई हैं, ये असेसमेंट आपने किया है? और यदि नहीं किया है तो एफडीआई जो है उसमें जो मल्टी ब्रांड में आप एफडीआई खोलना चाहते हैं तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है क्या वो बन गया है? क्योंकि वो जो अप्रोच पेपर बना था उसमें कई एक मंत्रालय ने एफडीआई का विरोध किया था। उसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या आपने उसको बोर्ड पर लिया है या बिना बोर्ड पर लिए हुए फिर से आप उसको खोलने का बात कर रहे हैं? और जो लड़ाई है गामा पहलवान और सिकिया पहलवान में, एक बहुत मोटा ताजा पहलवान है और एक गरीब गुरवा यहाँ के लोग हैं, उसके बारे में कोई असेसमेंट आपके पास है? और जो हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो लड़ाई है, गरीब और अमीर की जो लड़ाई है, भूखे नंगे और अमीर आदमी की जो लड़ाई है, इसके बारे में एफडीआई क्या होगा? इसके बारे में यदि एक असेसमेंट या अप्रोच पेपर आप पार्लियामेंट को देंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद एसीजेड में अभी शशि थरूर साहब बोल रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी ने अभी रिपोर्ट दी है, कह रहे हैं कि ज्यादातर एसीजेड जो है वो केवल क्या हो गए हैं, रियलिटी सेक्टर हो गए। वो लैंड ग्रैब कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। उस जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट होती है उसमें कांग्रेस के भी लोग होते हैं, लेफ्ट के भी लोग होते हैं, समाजवादी पार्टी भी होती है, बसपा भी होती है, तो सारे लोग मिलकर कह रहे हैं। और उसके बाद आप जो पॉलिसी बदलते हैं, जैसे कि अभी वोडाफोन का एक टैक्स का मामला है जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बुरा हो रहा है, उसी तरह से मैट आप लेके आ गए हैं जिस मैट का आप इंपैक्ट बता रहे थे। तो ये एसीजेड का क्या असेसमेंट है? या आप नकलची बंदर की तरह, चाइना में यदि एसीजेड सक्सेसफुल हुआ, चाइना का डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग है, चाइना की इकोनॉमी अलग है, चाइना के लोग अलग हैं, तो हिंदुस्तान में भी वो सक्सेसफुल होगा। हम नकलची बंदर की तरह उस चाइना का मॉडल को ले आए हैं। इसके बारे में आपको एक असेसमेंट पेपर जो है जारी करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है पीपीपी, कोई भी चीज हो, पीपीपी में आप ये बताइए कि वाटर और सैनिटेशन में अभी तक कितना पैसा आया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ है? और मैं नहीं कहता, श्रीधरन साहब कहते पीपीपी के बारे में, श्रीधरन साहब की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि इस देश के लिए पीपीपी बहुत ही खतरनाक है। और जो स्टैंडिंग कमेटी जो रेलवे की है वो कह रही है कि पीपीपी इस देश में सक्सेसफुल नहीं है। और पीपीपी मॉडल पर जो आपने एयरपोर्ट बनाए हैं, इस देश में जो एयरपोर्ट बना है उसमें कितना बड़ा करप्शन है, इसके बारे में भी आपको एक असेसमेंट पेपर देना चाहिए। और पीपीपी का जो मॉडल है यूएस में सक्सेसफुल हो सकता है, यूके में सक्सेसफुल हो सकता है, हमारे यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहां की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जहां की उनको रिटर्न नहीं मिल सकता है, वहां कौन से पीपीपी प्रोजेक्ट आए हैं, इसके बारे में भी आपको पार्लियामेंट को बताना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि 1700 में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी 23% पर थी, मनमोहन सिंह जी जब ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन वाज इंडिया।
स्किल के बिना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, दिशा के बिना, दशा के बिना जिस तरह से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आप ही के तरफ से बोलते हुए कह रहे थे कि जो प्लानिंग कमीशन है जो इस पूरे देश की एक नीति निर्धारित करती है, वो अमेरिका परस्त नीतियों के कारण चल रहा है। अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग, अच्छे अच्छे सूट पहनने वाले लोग, मैक्सिमम विदेश के लोग आपका 12th 5 ईयर का प्लान बना रहे हैं और उसमें से आप जो चीजें निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में उदाहरण है कि स्टीव जॉब कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, बिल गेट्स कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, धीरू भाई कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के समय जब ये पूरा देश यूनाइटेड हुआ करता था, कंधार से लेके कटक तक, अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कांधार तक, जब ये देश एक हुआ करता था, कामराज प्लान, जिसके कारण कि कांग्रेस हमेशा कोई भी प्लान लाने की बात करती है, कामराज प्लान की बात करती है। माननीय राहुल जी, जिनका मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, वो जब कहते हैं कि बुनकर के लिए जो वो योजना लेकर आए, जो आपके टेक्सटाइल मंत्रालय ने लागू किया, वो कहा कि एक गरीब आदमी से लिए थे, एक बुनकर से लिए थे। तो आप इस देश की पॉलिसी बनाते हुए कॉमर्स और इंडस्ट्री, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपका पूरा का पूरा बैलेंस छुपा हुआ है, मोर देन 60-70% लोग गांव में रहते हैं, गरीब हैं, गांव के लिए सोचिए, गरीबों के लिए सोचिए और तभी कोई पॉलिसी बनाइएगा तो इस देश में सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि मंदिर बनता है या कोई मकान बनता है, कोई पार्लियामेंट बना होगा, तो ये बनने के पहले कोई नक्शा बना होगा। और हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता बड़ी अच्छी कही थी, मधुशाला, कि कुचल हसरतें अपनी, हाय बना पाया हाला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला, पी पीने वाले चल देंगे, हाय न कोई जानेगा, कितने मन के महल ढहे, तब खड़ी हुई यह मधुशाला। ये जो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, जिसके पिछड़ों की बात करते हैं, अंतिम आदमी की बात करते हैं, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के थ्योरी की बात करते हैं, वो सभी गांव की बात करते हैं। वो रोज महल बनाते हैं, रोज महल उनका गिरता है, वो अपने मन में ख्याली पनाव बनाते हैं, वो उनका गिरता है। सरकार है, ये मौका है, हमारे जैसा अपोजिशन है जो आपको सभी जगह मदद करने को तैयार है। आज खड़े होइए, इस देश को बनाइए इन्हीं चीजों के साथ। जय हिंद, जय भारत। श्री शैलेंद्र कुमार।